हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला रिवीजन सेशन है। इसी तरह मैं आपको 2, 3, 4 तीन रिवीजन सेशन और प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके अंदर हम 15 से 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, जो पूनम शर्मा ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। ये हर बार आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, कभी ये शॉर्ट में पूछता है तो कभी लॉन्ग में। ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये शॉर्ट नोट पर है। ठीक है, ये इस बार चांसेस है कि ये शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्रजातंत्र तथा शिक्षा क्या है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज योर। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है, लास्ट क्वेश्चन इज कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो आपके शॉर्ट नोट, आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शॉर्ट आता है और आपका आता है लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको कंपलसरी करना होता है, उसके लिए आपको 1 से 2 पेजेस ही लिखना है, ये इतना इनफ है। ठीक है, और लॉन्ग के लिए आपको 4 से 5 पेजेस लिखना ही पड़ेगा मिनिमम। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, हर नागरिक को अपने देश से, अपनी कंट्री से कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, अगर उनके अधिकारों को कोई भी शोषण करता है तो वो उच्चतम न्यायालय में जाके सिफारिश कर सकते हैं, वहाँ पे केस लड़ सकते हैं और उनके अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो नागरिक को अधिकार मिलता है, पहला अधिकार होता है उनका समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 इसमें इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका विवरण किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। इसको आपको एज इट इज़ लिखना है अधिकारों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही क्या है, आपके आर्टिकल्स हैं। पहला जो आपका समता या समानता का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी जन्म स्थान से हो, उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो क्या है, समान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में बात की गई विधि के समक्ष समानता, 15 में बात की गई अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या है, निषेध है, मना है। लोक नियोजन या सरकारी नौकरी के अवसर सबको प्राप्त होंगे। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को अंत है। और फिर अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, चाहे कोई भी कितनी बड़ी उपाधि पे, हर कोई व्यक्ति समान है। फिर आपका सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, बोलने में, सभा करने में, कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, कहीं भी संपत्ति खरीद सकता है और कहीं पर भी व्यापार एवं जीविका चलाने की उसको स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 90 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया, अब सिर्फ 6 ही बची हैं, क्योंकि एक का क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, 19B में सभा करने की स्वतंत्रता, 90C को संघ बनाने की स्वतंत्रता, 90D में आने जाने का अवगमन, 90D में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़ के, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है इसको। अब सिर्फ हमारे कितने बचे हैं, 6 ही बचे हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, फिर अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 में राज्य से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 22 में आपका आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और
निरोध में संरक्षण, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास 3 अधिकार है कि उसको 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना होगा, और उसे क्यों क्यों गिरफ्तार किया उसके लिए वारंट होना चाहिए, और वो अपने मनपसंद वकील को चुन सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, इनका डिटेल में भी आपको पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 21 को डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने आपको ये बता दिए हैं। फिर आपका आता है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है। इसमें 2 ही अनुच्छेद है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार के प्रतिषेध, ठीक है। मानव के साथ दुर्व्यवहार और उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं, और बालकों के नियोजन को प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। 4 अनुच्छेद है, इसमें सिर्फ जो 2 इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 5th में आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में बताया गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। 6 में आपका था संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद का अधिकार, ठीक है। यह आपका किस में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 32 में। इसके अंतर्गत होता है यह है कि जो आपको अधिकार दिए गए, आप उच्चतम, अगर उनका कोई शोषण करता है तो आप उच्चतम न्यायालय में जाके उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। जब प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार दे दिया हमारी गवर्नमेंट ने, तो अब उस नागरिक की कुछ कर्तव्य भी बनते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। उन कर्तव्य को ही क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये जो कर्तव्य है ये हर प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं, ठीक है। इनका उल्लेख भाग 4 है संविधान में किया गया, आर्टिकल 51 में किया गया है। ये रूस के से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पहले हमारे 10 ही फंडामेंटल राइट्स थे, बाद में एक और को एड ऑन किया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, सबसे पहले आपका मौलिक कर्तव्य आता है संविधान का पालन करें, जो हमारे नियम कानून बनाए गए उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के लिए नहीं बोला गया, राष्ट्रीय गान का आदर करें। हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों हृदय और संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। जो लोग हमारी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी खेल के अब वो मर गए हैं, ठीक है, उनके आदर्शों को हृदयों में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा पर करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा में खड़े रहें, ठीक है। अगर कोई भी आपातकालीन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता, एकता और समान भाईचारा की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो, और साथ ही में ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। भारत में भले ही अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हो, लेकिन तब भी सब में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए और उनका महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही वन, झील, नदी, वन जीवों की रक्षा करें और उनको किसी तरह की हानि ना पहुंचे, और सभी के प्रति क्या हो, दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, और हिंसा ना करें। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की हर नागरिक की क्या है, जिम्मेदारी है। जो भी उनके पेरेंट्स है, गार्जियन है, उन सबका कर्तव्य है कि जो इनके घर में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी योजना स्कूल भेजने के लिए करें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनसीएफ क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है।
तो ये जो दस्तावेज है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना है। ठीक है, ये जो एनसीएफ है आपका टोटल 180 पेजेस का है। ठीक है, या तो आप ये पढ़ लीजिए या जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बढ़ा रही हूँ 4-5 पेजेस में कंप्लीट करा रही हूँ आप वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एनसीएफ का मतलब क्या है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है उसके लिए करिकुलम बनाया गया पूरे राष्ट्र के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं में दिया गया। ठीक है, 22 भाषाओं में ये ट्रांसलेशन दिया गया। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शित सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल के अंदर तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, उसको बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रतन प्रणाली, ठीक है, हमें रोड लर्निंग पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, बच्चों को समझ आए, ठीक है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, वो सिर्फ बुक्स पे डिपेंड ना हो। ठीक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उस पर डिपेंड ना हो, बल्कि एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड हो। ठीक है, तो इसके लिए ये सिद्धांत बनाया गया। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाए जिससे बच्चों को अच्छी लर्निंग हो। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान और विद्यार्थी तैयार किए जाए। बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ की भी शिक्षा दी जाए ताकि उनको सही गलत की पहचान हो और वो देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने। अब एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान। ठीक है, अर्थात विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सुझाव क्या क्या दिए गए सजेशन एनसीएफ द्वारा। बालक क्या है, एक सक्रिय है, एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे और अपनी नई नई चीज़ों को आजमाए और जोड़ तोड़ गलतियां करके स्वयं में सुधार करे। सीखना एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यंत्रिका बार बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है तो बार बार डेली वही लेसन पढ़ा है तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सीखने का डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। जब बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा है तो उसमें डर नहीं होना चाहिए। टीचर को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि नहीं जो मैंने पढ़ा दिया अब उसको ही रट लो, याद कर लो, नहीं, उसको इंटरेस्टिंग वे में टीचर को पढ़ाना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी ध्यान में दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों व भाषा व गणित को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा स्कूल में बहुभाषिक मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ की जानी चाहिए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र जैसे कि कोठारी आयोग ने बताया था, इसमें बहुभाषिक कक्षा हो ताकि हर बच्चे को अलग महसूस ना हो। ठीक है, जो उनके घर पे बोली जाती है वो भाषा भी यूज़ होनी चाहिए स्कूलों में ताकि बच्चा इंटरेस्टिंग वे में पढ़े। इससे भाषा के 4 कौशल की बात की गई, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आकलन व मूल्यांकन की बात की, किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, बस टीचर ने आपको बता दिया कि आज मैं आपको एनसीएफ पढ़ाऊंगी, ठीक है, और उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। हमें ज्ञान नहीं देना, बच्चों को समझाना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें विद्यार्थी को कैसे, बच्चा जो पहले से जानता है उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा जानता है उसके ऊपर हमें नॉलेज को रखना है। और मूर्त से अमूर्त, ठीक है, जो बच्चे ने देखा है फिर उसके बाद, और जो नहीं देखा उसके ऊपर नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा उसको अच्छे से रिलेट करके समझ पाए। बालकों के चौमुखी विकास और बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनली चारों पक्षों का विकास होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब एनसीएफ की 5 विधियां जो जोर देता है कि बच्चे करके सीखे, निरीक्षण विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, सामूहिक विधि द्वारा और मिश्रित विधि द्वारा। ठीक है,
अब इसमें क्या है, एनसीएफ के शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा, सिर्फ टीचर क्या करेगा, बच्चों को मार्गदर्शन प्रोवाइड कराएगा ताकि बच्चे अच्छे से सीखें, ठीक है, वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। सजा व पुरस्कार की कोई भावना के सीमित किया जाएगा, ठीक है, सजा बच्चों को नहीं दी जाएगी और पुरस्कार भी नहीं कि हर बात पे बच्चों को प्राइज दे रहे हैं, नहीं, जब बच्चे ने कुछ बड़ा किया है तभी पुरस्कार दिया जाएगा। सह शैक्षिक गतिविधियों को बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाएगा, जो सह शिक्षी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें पेरेंट्स को भी जोड़ा जाएगा। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों को स्कूल से बाहर के जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, ठीक है, ये सब एनसीएफ में बताया गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, 5 से 6 अपने एग्जाम में पॉइंट्स लिख देना, आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को हम देखते हैं। लोकतंत्र और शिक्षा का मतलब है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनता है, यानी एक दूसरे के विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। एक दूसरे के बातों को सुनना, और लोकतांत्रिक शिक्षा में के साथ इसको जोड़ा गया है कि लोकतंत्र में शिक्षक है, अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो वो फ्रीली माइंड से टीचर से पूछ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। शिक्षण के लिए छात्र अधिगम का स्रोत है। शिक्षण जब स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान तैयार करता है, उनकी एज को देखता है, उनकी क्लास को देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान वो तैयार करता है, ठीक है, तो उसी को बोला गया डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षा, ठीक है। इन परिभाषाओं को आपको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। अब डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इसमें व्यक्तित्व का ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, सभी पक्षों का विकास किया जाता है। आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चारों पक्षों का विकास होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है, जैसे हमारे 3 डेमोक्रेटिक मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, विचार, समानता, न्याय और स्वतंत्रता, ठीक है। हम अपने विचार एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है, हर कोई व्यक्ति समान है, हर किसी को न्याय मिलेगा, अगर किसी के साथ शोषण होता है, किसी के साथ बुरा होता है, और हर किसी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता रखता है। अब थर्ड आपका आता है व्यावसायिक कुशलता का विकास, ठीक है, व्यावसायिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, हम ताकि अपने भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, अच्छे आदतों और रुचियों का विकास। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है जो, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ को अडेप्ट करना। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, लोकतांत्रिक वातावरण में सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को रखते हैं, सुनते हैं और आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। लोकतंत्र पाठ्यक्रम कैसा होता है, डेमोक्रेसी एंड करिकुलम, लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम लचीला, विस्तृत और बहुमुखी होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र में पाठ्यक्रम में इतनी विविधता और लचीलापन होना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि और आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन कर सके, ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को चुन सके। इतने सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होने चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र के पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय साधनों और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं पर बल दिया जाना चाहिए, जो सोशल एक्टिविटी है उस पर बल दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित रोजगार का चयन कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। लोकतंत्र में कौन कौन सी टीचिंग मेथड है उसको देख लेते हैं हम। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखे। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखे। क्वेश्चन आंसर मेथड थर्ड, ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि, ठीक है, ये टीचिंग मेथड होते हैं आपके लोकतांत्रिक उसमें। तो डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि और डिबेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है, हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बोल सकते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है, समझता है और उसको जो ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंग बोलता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन, लोकतंत्र और अनुशासन, स्व अनुशासन। फिर आता है लोकतंत्र और शिक्षण, क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर, ठीक है, लोकतांत्रिक अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए, सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए टीचर में, सिंपैथी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, धर्म और प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर, किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो टीचर क्या, नहीं मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद से करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पूरा सहयोग देना चाहिए, ठीक है। जब तक बच्चा कर रहा है तो हमेशा उसके सामने खड़ा रहना चाहिए और
उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए और फैसिलिटेटर के रूप में वो कार्य करे और बच्चों के लिए सिंपैथी दे और उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को प्यार से पोलाइटली बच्चों को चीज़ें समझाए। डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतंत्र और विद्यालय का प्रशासन, ठीक है। जो विद्यालय का प्रशासन वो 3 लोगों से चलता है, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। अब त्रिभाषा सूत्र, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या लाभ है, उसके क्या हानि है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, त्रि से मतलब है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। प्रस्तावना, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख ले कि हमारा जो देश है विविधताओं का देश है, यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, तो हर किसी में क्या विविधता है, भाषा की हो गई, खान पान की हो गई, वेशभूषा की हो गई, रीति रिवाज की हो गई, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा जो विविधता देखी गई है वो भाषा की विविधता देखी गई है। हमारे देश में कई भाषा बोली जाती है, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता बनी है। इसका कारण क्या है, हमारा त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 1942 में बना तो उस समय हिंदी का राजभाषा को दिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा की समस्या भी बहुत होने लगी, ठीक है। तो पहले जब 1942 में संविधान बना था तो हमने कहा कि हिंदी भाषा को हर जगह यूज़ किया जाएगा, तो लेकिन इससे क्या हुए थे, पर सभी लोग तो हिंदी भाषा नहीं जानते, क्योंकि जो साउथ के लोग हैं वो तमिल जानते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषा जानते हैं, बिहार के लोग हैं वो बिहारी लैंग्वेज जानते हैं, तो हिंदी भाषा के लिए एक समस्या बन गई थी। तो एक कॉमन लैंग्वेज को अपनाया गया, तो जो हर लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उत्तर भारतीय राज्य के लोग दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग साथ अंतक्रिया नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्थ के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और साउथ के लोग वो क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। तो सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं के अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसलिए भारत में त्रिभाषा सूत्र लाया गया। 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति प्रदान की, परंतु इसे लागू करने में बहुत सी बाधाएं आई, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया और उन पर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो गैर हिंदी भाषा राज्य हैं जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है, तो जो सबसे पहले उस भाषा को इम्पोर्टेंस दी जाएगी जो उनके क्षेत्र में बोली जाती है, जो उनकी मदर टंग है, फिर उनको हिंदी भाषा और फिर आपकी थर्ड लैंग्वेज हो गया आपकी अंग्रेजी भाषा उन बच्चों को स्कूलों में सिखाई जाएगी। और जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है, जो हिंदी जानते हैं तो उनकी जो मदर टंग होगी वो हिंदी होगी, सेकंड उनकी लैंग्वेज अंग्रेजी होगी और फिर थर्ड उनकी कोई भी आधुनिक भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू आदि, ठीक है। जो पंजाबी जानते हैं वो पंजाबी। थ्री सूत्र का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना, ठीक है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, अपनी एजुकेशन बाहर जाके पूरी करना चाहते हैं तो कोई भी घबराए नहीं। अगर किसी को नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर तो उससे घबराए नहीं। इसी के लिए त्रिभाषा सूत्र को लाया गया। त्रिभाषा सूत्र आपको समझ आ गया, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य था हिंदी एवं गैर हिंदी भाषा राज्यों के अंतर को समाप्त करना। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना, कि हम लोग क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए जो देश के बाहर के लोग हैं, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य कि बच्चों का बहुभाषी बनाया जाए जिससे बालकों का सर्वगुण विकास हो। राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संज्ञा भाषा बनानी है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता है। भाषाई विविधता के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से अंतक्रिया इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम दूसरों के भाषा के लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र के हमें विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलता है। अब इसके क्या क्या लाभ थे। त्रिभाषा सूत्र ने हमें स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से करते हैं, ठीक है। रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, अगर कहीं पर भी रिक्वायरमेंट तो बंदा आराम से जाके वहाँ पे जॉब कर सकता है। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषा को सीखने में सहायक होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम दूसरे देशों में जाने पर
व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा। विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति दो समूहों के बीच भावनात्मक और संज्ञानात्मक विचारों के आदान प्रदान को माध्यम बन जाता है। अब त्रिभाषा सूत्र के लिए विभिन्न आयोगों ने सुझाव दिया था। पहला जो आयोग ने सुझाव दिया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था 1989-1949, राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन्होंने भी त्रिभाषा सूत्र के लिए सुझाव दिया, ठीक है, जो उच्च स्तर पर है। लेकिन मुदाले आयोग ने भी त्रिभाषा सूत्र के लिए क्या दिया, सुझाव दिए, जो 1952 से 1953 तक रहा। इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनके जो क्षेत्र जो उनके घर में बोली जाती है प्रादेशिक भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जब बच्चे सेकेंडरी लेवल पे आएंगे तो उनको त्रिभाषा सूत्र का अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। कोठारी आयोग ने भी त्रिभाषा सूत्र के लिए निम्न सुझाव दिए, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला था कि जो गैर हिंदी राज्य जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको 3 भाषा सीखनी होगी, ठीक है। पहले उनकी क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, जो उनकी मदर टंग है, फिर उनकी हिंदी और फिर उनको इंग्लिश। जो हिंदी जानते हैं, ठीक है, तो उनकी पहली भाषा हिंदी होगी, फिर नेक्स्ट उनकी अंग्रेजी होगी, फिर वो कोई भी आधुनिक भाषा, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, पंजाबी, ये सब भाषा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति क्या और शिक्षा क्या। कल्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंडियन कल्चर और एक वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो कल्चर है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कल्चर टाइम के साथ हम अडेप्ट किया जाता है। जो भी हम सोसाइटी से सीखते हैं उसको व्यवहार में लाना, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं, ठीक है। हम कल्चर अपना किससे सीखते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है। और ये समय के साथ साथ परिवर्तन भी किए जाते हैं। संस्कृति को लोगों के एक विशेष समूह के सामाजिक व्यवहार मानदंड, ठीक है, जो उनके नियम कानून है, विश्वास, ज्ञान, कला, कानून, रीति रिवाज, क्षमताओं के आदतों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप इन परिभाषाओं को पढ़ लेंगे। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ व्यवहार है और जो सीखे हुए व्यवहारों के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। संस्कृति एक समूह की मान्यता और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समाज उन लोगों का प्रतिनिधि की क्या क्या विशेषता। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति गतिशील होते हैं, समय के साथ परिवर्तन किया जाता है। इसमें संस्कृति शेयर की जाती है और संस्कृति एकीकृत होते हैं, ठीक है। अलग अलग जाति से अलग अलग कल्चर हमको सीखने को मिलता है और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा संस्कृति के प्रसारण करती है। जो हम एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कल्चर का क्या होता है, प्रसारण होता है और मानदंडों, विश्वास, मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। संस्कृति शिक्षा के नए पैटर्न डालने में मदद करती है और शिक्षा समय के साथ नए पैटर्न को जोड़ने के लिए संस्कृति को भी प्रभावित करती है। वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें शिक्षा में उसको जोड़ा जाता है। यह भी, ठीक है, यह भी पाया गया कि बच्चों को स्कूल में सीखने का एक ही तरीका ना मिले, उन्हें अत्यधिक आकर्षक पाया गया, ठीक है। उनको मतलब जो टीचर है एक ही तरीके से ना पढ़ाए, उनको इंटरेस्टिंग वे में कभी कोई एक्टिविटी करा दी, ठीक है, कभी कुछ अलग टीचिंग मेथड यूज़ कर लिया और कभी डिफरेंट टीएलएम का यूज़ कर लिया, तो ऐसे ताकि बच्चों को इंटरेस्ट लेके बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति और विरासत का ज्ञान प्रदान कराना भी है और उन्हें समाज के अनुकूल बनाने के लिए भी किया जाता है। संस्कृति शिक्षा के प्रभाव कौन से, पहला है शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों, मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। उनके देशों में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो संस्कृति से ही शिक्षा के उद्देश्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक है। उस समाज में क्या उनके विचार है, क्या उनके मूल्य हैं, उन प्रतिमानों पर निर्भर करता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम भी समाज का संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित किया जाता है। और शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में जो टीचर होते थे, ठीक है, वो टीचर के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। टीचर ने जो पढ़ा दिया वो बच्चों ने रट लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, समय चेंज हो गया है, अब टीचर जो मेथड है वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। अनुशासन, संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव और संस्कृति पर अध्यापक का प्रभाव, ठीक है। आज का हमारा ये रिवीजन सेशन पहला ख़त्म हो गया है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको रिवीजन सेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा मैं और आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।